इस सीरीज का पिछला पार्ट हमने करीबन 1 महीने पहले डाला था। हम पहले से थोड़े से लेट हो चुके हैं, जिसके लिए हमें माफ कर देना। वैसे अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पिछले पार्ट के आखिर में हमने देखा था कि मोमोंगो और नेब्रिल मिलकर सल्मेंटाइन और उस प्रोटेक्टर से लड़ने के लिए आए थे, जिससे कि वो इन्फेरा का पता लगा सके। अब यहाँ पर सल्मेंटाइन से अकेले लड़ने के लिए मोमोंगो वहाँ से उसे लेकर चला जाता है और इस तरफ नेब्रिल और उस प्रोटेक्टर को अकेले छोड़ देता है, जिससे कि वो फाइट कर सके। अब उनके जाते यहाँ नेब्रिल ने अपने अटैक से उस प्रोटेक्टर के सभी साथियों को खत्म कर दिया था। हालांकि वो प्रोटेक्टर ताकतवर था, इस वजह से वो उस अटैक से बच जाता है और हंसने लगता है। वैसे दूसरी तरफ सल्मेंटाइन भी मोमोंगो पर हंस रही थी और उससे कह रही थी कि माफ करना, मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को मार दिया। लेकिन इस पर मोमोंगो कहता है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सल्मेंटाइन कहने लगती है कि इसका मतलब वो तुम्हारे दोस्त नहीं थे। हालांकि मोमोंगो से कहता है कि हम यहाँ पर लड़ने के लिए हैं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी और ना ही मैं तुम्हें सीरियस ले रहा हूँ, इसलिए तुम सिर्फ लड़ने पर फोकस करना। तो इस चीज पर सल्मेंटाइन कहती है कि लगता है कि तुम मुझे सच में कमजोर समझ रहे हो, पर तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा नहीं है। अब यहाँ से सीन फिर से नेब्रिल और उस प्रोटेक्टर के पास आता है। हम देखते हैं कि उस प्रोटेक्टर ने अपनी डिवाइन पावर की मदद से एक स्केलेटन ड्रैगन को वहाँ पर समन कर लिया था, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हालांकि अब उससे लड़ने के लिए नेब्रिल पहले थोड़ा पीछे आ जाती है, लेकिन वो ड्रैगन भी वहाँ पीछे आ गया था और अब वो नेब्रिल की तरफ हमला करने वाला था। लेकिन नेब्रिल उसके अटैक से बच जाती है और उसे एक ही अटैक में नीचे गिरा देती है, जो देखने के बाद अभी प्रोटेक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि एक लड़की इतनी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। हालांकि उसके बाद वो फिर से अपनी नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उस स्केलेटन ड्रैगन को रीजनरेट कर लेता है। उसने यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी की मदद से ही 5-7 और भी कई तरह के स्पेल्स क्रिएट कर लिए थे, जो कि वो उस ड्रैगन के ऊपर लगाता है, जिससे उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब उसे उम्मीद थी कि वो आराम से नेब्रिल को हरा देगा, लेकिन वह नेब्रिल भी अपनी एनर्जी की मदद से अपनी बॉडी पर कुछ स्पेल क्रिएट करती है, जैसे उसने एक आर्मर क्रिएट कर लिया था। और अब वो प्रोटेक्टर नेब्रिल की तरफ एसिड फेंकता है, तो उस आर्मर से वो खुद को बचा लेती है। वैसे यहाँ पर उस प्रोटेक्टर को उम्मीद थी कि उससे एक ही स्केलेटन ड्रैगन को ही नहीं हरा पाएगी, लेकिन फिर भी वो अपनी बची हुई नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक और स्केलेटन ड्रैगन को वहाँ पर समन कर लेता है। वैसे इस नेगेटिव एनर्जी को उसने बहुत टाइम तक कलेक्ट किया था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो नेब्रिल और मोमोंगो को हरा देगा तो इसके बाद वो लोग सिटी पर कब्जा कर और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर नेब्रिल ने उन दोनों स्केलेटन पर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो स्केलेटन बड़ा होने के बाद भी फास्ट थे। जहाँ पर एक स्केलेटन अभी हमला करता है, लेकिन नेब्रिल उसके अटैक को रोक लेती है। नेब्रिल जानती थी कि उसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी तरफ हम वहाँ मोमोंगो और सल्मेंटाइन को देखते हैं। हम देखते हैं कि उनकी फाइट तो हो रही थी, लेकिन सल्मेंटाइन इस फाइट को सीरियसली नहीं ले रही थी। इसलिए मोमोंगो कहता है कि लगता है तुम्हें पहले ही हार मान ले। लेकिन फिर सल्मेंटाइन कहती है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं तो बस कोशिश कर रही थी कि पहले तुम्हें चांस दे सकूं। वैसे अब तभी उन्हें उस स्केलेटन ड्रैगन की आवाज आती है, जिसके बाद मोमोंगो वहाँ दूसरी तरफ देखता है और कहता है कि जरूर स्केलेटन ड्रैगन होगा। इस पर सल्मेंटाइन हाँ करती है और कहती है कि तुम लोग बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हो, क्योंकि स्केलेटन ड्रैगन को मैजिक से कुछ नहीं आता। इसका मतलब तुम्हारी वो साथी कभी भी उसे हरा नहीं पाएगी। मोमोंगो सोच रहा था कि सच में नेब्रिल को उसे हराने में थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी। हालांकि इसके बाद अब वो सल्मेंटाइन से कहता है कि उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए तुम्हें मुझसे फाइट करनी चाहिए। अबे सुनकर सल्मेंटाइन कहती है कि ठीक है और अपनी कैप को उतारते हुए हमला करने लगती है। हालांकि फिर कुछ ही हमलों के बाद उसे ये चीज पता लग चुकी थी कि उसके अटैक से मोमोंगो को कोई भी डैमेज नहीं पहुंच रहा है। वैसे उसके बाद मोमोंगो कहता है कि चलो ठीक है, अब बहुत हो गया। पहले मैंने सोचा कि मैं तुमसे थोड़ी सी मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे ज्यादा मार्शल आर्ट सिखा पाओगे, इसलिए अब इस फाइट को हम जल्दी खत्म करते हैं। तो यहाँ पर वो नेब्रिल को आवाज लगाते हुए ऑर्डर करता है कि वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकती है। वैसे अभी वहाँ नेब्रिल तक की आवाज पहुंची नहीं थी और वो थोड़ी सी थक चुकी थी, क्योंकि वो उन दोनों स्केलेटन की अटैक को रोक रही थी। तभी प्रोटेक्टर कहता है कि लगता है कि तुम हार गई हो, अगर तुम सरेंडर करती हो तो तुम्हें एक आसान मौत मिल सकती है। लेकिन अब उसी दौरान नेब्रिल को आवाज आती है, जिसमें मोमोंगो कह रहा था कि वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकती है। ये सुनकर नेब्रिल स्माइल करती है और कहती है कि लड़ाई बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद वो फ्लाइंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ हवा में आ गई थी। ये देखकर प्रोटेक्टर थोड़ा सा हैरान था कि नेब्रिल को फ्लाइंग मैजिक भी आता है। हालांकि उसके बाद नेब्रिल टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेक्टर के पीछे आती है और उसकी कंधे पर चाकू मार देती है और फिर से गायब होकर वहाँ पर हवा में आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। इस पर वो प्रोटेक्टर कहने लगता है कि क्या यही तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है, क्या तुम इस तरह से मुझे खत्म करने वाली हो। जिस पर नेब्रिल कहती है कि नहीं, इस चीज से मैं बस तुम्हें ये बता रही थी कि मैं जब चाहूँ तुम्हें खत्म कर सकती हूँ, वो तो बस मैं तुम्हारे साथ अभी तक खेल रही थी। हालांकि नेब्रिल
नेविल सोचते कि मोमोंगो ने उसे ऑर्डर दिया था, इसलिए फाइट उसे जल्दी खत्म करनी होगी। वैसे इसके बाद अब वो अपनी लाइटनिंग पावर एक्टिवेट कर लेती है, जो देखकर प्रोटेक्टर हंसता है और कहता है कि इससे ड्रैगन्स को कुछ नहीं होगा क्योंकि ड्रैगन मैजिक से नहीं खत्म हो सकते। वैसे इस चीज पर नेविल कहते हैं कि तुम्हें गलत फहमी है, इन ड्रैगन को मैजिक से खत्म इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इंसान इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन अगर हम 6th टियर के सबसे ज्यादा मैजिक इस्तेमाल करें तो आराम से इन ड्रैगन्स को खत्म किया जा सकता है। ये सुनकर प्रोटेक्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि अर्थ पर कोई भी ह्यूमन 6 टियर से ज्यादा का मैजिक यूज नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद नेविल कुछ नहीं कहती और उसे 6 टियर से ज्यादा का मैजिक यूज करके दिखाती है। उस मैजिक पावर की वजह से वो ड्रैगन मारे जाते हैं और साथ ही यहाँ पर वो प्रोटेक्टर भी धूल बन चुका था। अब इसके बाद सीन चेंज होता है, हम वहाँ मोमोंगो और सेलमेंटाइन को देखते हैं। मोमोंगो ने अभी अपनी तलवार अलग कर दी थी और अपने हाथ फैलाकर कह रहा था कि तुम्हारे पास एक मौका है, अगर तुम मुझे मार सको तो मार दो। ये सुनकर सेलमेंटाइन पहले कई तरह के स्टाइल का इस्तेमाल करती है और फिर आगे बढ़कर हमला करने लगती है। हालांकि जब वो मोमोंगो को मारती है तो मोमोंगो को इस चीज से बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और ये चीज सेलमेंटाइन को समझ नहीं आती। हालांकि मोमोंगो ने पूरी पावर से सेलमेंटाइन को पकड़ लिया था, वो भी दूर नहीं भाग सकती थी। और इसके बाद मोमोंगो इसे अपना असली चेहरा दिखाता है। मोमोंगो के पास स्किन नहीं है, वो सिर्फ एक स्केलेटन है, इसलिए वो तलवार अगर उसकी बॉडी के आर पार भी हो जाती है तो उससे कुछ नहीं होता। अभी ये देखने के बाद सेलमेंटाइन बहुत ही ज्यादा डर गई थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती और मोमोंगो उसे और ज्यादा टाइट ग्रैब करता है, जिसकी वजह से उसका सॉस निकल जाता है और वो मारी जाती है। वैसे अब लगभग उसका मिशन पूरा हो चुका था, इसलिए वो वहाँ से इन्फेरा को ढूंढने के लिए निकलते हैं। कुछ ही देर में उन्हें इन्फेरा मिल जाता है, लेकिन उसके सर पर क्रोन ऑफ विजडम नाम की चीज लगी हुई थी, वो भी अनकॉन्शियस था, साथ ही उसकी आंखें जा चुकी है। लेकिन मोमोंगो उस क्राउन ऑफ विजडम को हटाता है, जिसके बाद इन्फेरा अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन मोमोंगो ने उसे संभाल लिया था। इसके बाद वो उसे बाहर लेकर आता है और उनका ये मिशन यहीं पर पूरा हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है, हम अभी एक दूसरी सिटी के होटल के अंदर आते हैं, जहाँ सबसे पहले हम एक बड़ी आंखों वाली लड़की को देखते हैं। वो इस वक्त खाना बना रही थी, लेकिन उसे वो खाना पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपने बटलर के ऊपर चिल्लाने लगती है। हम जब वो नोटिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका बटलर असल में सेबस है। आप सेबस को भूले तो नहीं होगे, ये वही आदमी है जो कि मोमोंगो का सर्वेंट भी है। ये अभी यहाँ पर किसी मिशन के चलते आया है। अब वो बड़ी आंखों वाली लड़की गुस्सा होकर उठती है और वो दूसरे टेबल पर बैठकर एक आदमी जैक से कहती है कि वो अब इस होटल में नहीं रुकना चाहती, इसलिए वो उनके जाने की व्यवस्था करे। और अब इसके बाद वो अपने रूम में चली गई थी। यहाँ पर सेबस भी आता है। सेबस के वहाँ पर आते ही वो उससे माफी मांगती है, क्योंकि असल में वो लड़की भी मोमोंगो की एक मेड है, वो सेबस उसका हेड है। लेकिन सेबस उससे कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, हम वैसे भी एक मिशन पर हैं और इसके लिए हमें एक इस तरह का नाटक करना जरूरी है। हालांकि वो लड़की बताती है कि उसने अपनी पावर से देखा कि जैक अपने ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। वो कहते हैं कि शायद हम जब यहाँ से निकलेंगे तो वो रास्ते में हमें मार सकता है। हमें जानने को मिलता है कि शेल्टर भी अभी इस प्लान में शामिल है, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है। वैसे देखा जाए तो लड़की थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि सेबस से कह रही थी कि हमारा मिशन जैसे ही पूरा होगा तो क्या मैं जैक को अपने साथ रख सकती हूँ अपने एंजॉयमेंट के लिए, और अभी उसके चेहरे पर बहुत ही इविल स्माइल थी। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अभी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल चुके थे और अभी शेल्टर भी उनके साथ ही थी। हालांकि रास्ते में जैक उनका रास्ता रोक लेता है और साथ ही वो बाहर निकलने को कहता है। अब सबसे पहले शेल्टर बाहर निकल कर आती है। अभी जैक जिन आदमियों के साथ यहाँ पर आया हुआ था उनमें से एक आदमी शेल्टर को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन शेल्टर उसका हाथ काट देती है और उसे नीचे गिरा देती है, जिसके बाद उसने उस आदमी की बॉडी से उसका सारा ब्लड भी बाहर निकाल दिया था। ये देखकर बाकी सभी आदमी डर जाते हैं। वैसे शेल्टर कहती है कि तुम सभी से लड़ना बहुत बोरिंग है, इसके लिए अब वो अपनी कुछ वैम्पायर साथियों को बुलाती है जिन्हें उसने खुद ने क्रिएट किया है। वैसे उन वैम्पायर्स ने बहुत ही जल्दी वहाँ पर लगभग सभी आदमियों को खत्म कर दिया था। अब सिर्फ जैक वहाँ पर बचा हुआ था और अब वो क्रीपी लेडी यानी कि वो क्रीपी लड़की अपने वादों मुताबिक यहाँ जैक के पास आती है और अपने ऊपर के कपड़े उतार लेती है। अब भले ही जैक यहाँ पर मरने की हालत में था, उसने जो चीजें कभी देखी नहीं थी वो चीज वो आज देख लेता है। मतलब कि वैम्पायर्स इस टाइम पर उसे भगाना चाहिए, लेकिन उस क्रीपी लड़की की तरफ देखते ही वो कहीं खो जाता है और अपने हाथ आगे करता है। वो जिंगल बेल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी दौरान अचानक से वो क्रीपी लड़की उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत ही भयानक तरीके से हंसती है। वैसे अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक वैम्पायर लेडी यहाँ शेल्टर और बाकियों
को आकर बताती है कि यहाँ पर एक वॉरियर है ब्रियान नाम का, और वो बहुत ही ताकतवर है। वो कहते हैं कि वो स्टोन ऑफ जितना ताकतवर है। वैसे अब वो उसका पता लगाने ही वाले थे, लेकिन सब उसको टाउन के अंदर जाकर कुछ जानकारियां भी लेनी थी। लेकिन इसलिए वो उस क्रीपी लड़की के साथ टाउन की तरफ निकल जाता है और शेल्टर से कहकर जाता है जब तक कि वो यहाँ की सिचुएशन संभाले। यहाँ पर सिचुएशन संभालने से उसका मतलब ये था कि वो जब तक ब्रियान को ढूंढे। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम एक डेंजन के टाइप की गुफा के अंदर आ जाते हैं। यहाँ हम सबसे पहले ब्रियान को देखते हैं जो कि अभी गुफा की बाहर की तरफ आ रहा था, क्योंकि उसे कुछ आवाज सुनाई दी थी। तभी उसे एक आदमी वहाँ बाहर की तरफ से अंदर आता है और बताता है कि 2 लेडीज अंदर की तरफ बढ़ रही हैं और रास्ते में हमारे जितने भी वो साथी थे वो उन सबको खत्म करते जा रहे हैं। ये सुनते हुए ब्रायन तुरंत ही बाहर की तरफ भागता है उन दोनों लेडीज को रोकने के लिए। वह सब बाहर आकर उसकी मुलाकात शेल्टर और उसके एक वैम्पायर से होती है। यहाँ पर जब शेल्टर की वो वैम्पायर हमला कर रही थी तब ब्रायन ने अपनी तलवार से उसकी बॉडी पर कट लगा दिया था, जिससे उस वैम्पायर को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से हमला करने लगती है। हालांकि इसके बाद अब शेल्टर उसे खुद से पीछे कर देती है और कहती है कि इससे मैं लड़ूंगी। अब यहाँ उनके बीच में कुछ देर फाइट होती है, जिस फाइट के दौरान शेल्टर नोटिस करती है कि ब्रायन सच में ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर नहीं कि वो उसे हरा पाए। शेल्टर भी अभी मोमोंगो की तरह मार्शल आर्ट देखने के लिए खुद की पावर्स को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन ये चीज नोटिस करने के बाद ब्रायन थोड़ा सा डर जाता है और तुरंत ही अपनी पूरी पावर से आसपास एक एनर्जी सर्कल क्रिएट करता है जिसके अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता। लेकिन शेल्टर को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बहुत ही आसानी से उस सर्कल को पार कर लेती है, जो देखने के बाद ब्रायन बहुत ही ज्यादा डर चुका था और समझ गया था कि वो शेल्टर को नहीं हरा सकता। लेकिन इसलिए अब वो रोने लगता है, जो देखकर शेल्टर उससे कहते कि तुम रो मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं क्योंकि तुम मेरे मास्टर के काम आ सकते हो, तुम्हें मार्शल आर्ट भी आती है। लेकिन अब ब्रायन और ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अब शेल्टर उसे रोककर उसे कुछ दूरी तक तो भागने देती है, लेकिन इसके बाद अब वो भी अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में आ गई थी और आगे बढ़ने लगी थी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि अभी ब्रायन भागते हुए गुफा के अंदर आ चुका था जहाँ पर उसके सभी आदमी खड़े हुए थे। तभी ब्रायन वहाँ से भागता है और वो अभी इतना ज्यादा डर चुका था कि वो इन्हें कुछ नहीं बताता। हालांकि अब उन लोगों को खुद ही सब चीजें पता लग जाती है, क्योंकि ब्रायन ने वहाँ से भागती अब वहाँ पर शेल्टर आ चुकी थी जो कि अपने मॉन्स्टर फॉर्म में थी और बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक लग रही थी। वो इस पर हमला करते हैं, लेकिन उन हमलों का कोई भी फायदा नहीं था। शेल्टर सामने खड़े उस आदमी को पूरी तरह से खा जाती है, साथ ही वो बाकियों पर भी हमला कर रही थी। हम देखते हैं कि एक आदमी किसी तरह से वहाँ से बचकर भागने वाला था, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके साथी मारे जा चुके हैं और इतने में शेल्टर उस पर भी हमला कर उसे भी मार देती है। वैसे ब्रायन वहाँ से बहुत ही दूर तक भाग चुका था, इसलिए शेल्टर उसके पीछे जाने वाली थी, लेकिन इतने में ही उसकी वैम्पायर वहाँ पर आती है और उसे बताते हैं कि कुछ और भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये सुनते हुए शेल्टर तुरंत ही वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर आकर बहुत से सोल्जर्स को देखते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो इन्हें जल्दी खत्म कर देगी, लेकिन अब जब वो हमला कर रही थी तभी उसके सामने वही रेड हेयर वाली लड़की आती है जिसे मोमोंगो ने वो हीलिंग पोशन की बोतल दी थी। वैसे भी शेल्टर उस पर हमला करती है, लेकिन वो लड़की बहुत डरी हुई थी, पर फिर भी वो सामने आ गई थी लड़ने के लिए, जो देखकर शेल्टर डिसाइड करती है कि वो आखिर में इससे लड़ेगी और फिर वो बाकी ऊपर हमला कर देती है और लगभग उनमें से सभी को खत्म कर देती है। जिसके बाद अब वो उस रेड हेयर वाली लड़की पर भी हमला करने वाली थी, लेकिन तभी ये लड़की वो रेड पोशन की बोतल निकाल लेती है, जो देखकर शेल्टर को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। पर तभी वो लड़की उस पोशन की बोतल को यहाँ शेल्टर की तरफ फेंकती है। जब वो बोतल नीचे गिरती है तो शेल्टर उसके लिक्विड को पहचान लेती है और तुरंत उस रेड हेयर वाली लड़की पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे जानकारी देती है कि आखिर ये बोतल उसके पास कैसे आई। वो लड़की बताती है कि एक ब्लैक आर्मर पहने नाइट ने उसे हीलिंग पोशन दिया था। ये सुनते ही शेल्टर समझ जाते है कि वो मोमोंगो ही था, लेकिन वो सोचते है कि आखिर मोमोंगो इससे कोई पोशन की बोतल क्यों देगा। पर फिर वो ये भी सोचने लगते है कि शायद मोमोंगो लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना चाहता है। वैसे जब उसने इस पर मैजिक का इस्तेमाल कर दिया था तो वो उससे और भी कई सारी चीजें पूछती है, जैसे कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए थे, क्योंकि वो यहाँ के नहीं लगते। इस चीज पर वो लड़की कहती है कि वो एक मिशनरी ग्रुप का हिस्सा है और वो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन तभी उन्हें वो आवाजें सुनाई दी थी जो आवाजें शेल्टर के लोगों को खत्म करने की थी। वैसे वो भी बताती है कि जब इन लोगों ने ये जो आवाजें सुनी थी तो ये 2 टीम में बढ़ गए थे। एक टीम पहले ही पीछे रुक गई और दूसरी टीम यहाँ पर आ गई। ये सुनने के बाद शेल्टर समझ जाते हैं कि कुछ लोग उसके बारे में जानते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचकर अभी वो लड़की चिंता में आ गई थी। हालांकि अब टेंशन में ही वो अपने चिल्ड्रंस को, जो कि छोटे छोटे वुल्फ क्रिएचर है, उन्हें जंगल में भेज देती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे उनकी एनर्जी महसूस होना बंद हो जाती है। इसका मतलब वो सारे मारे जा चुके हैं। ये देखकर शेल्टर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। अब उसे गुस्सा आ रहा था, वो तुरंत ही वहाँ से भागती है जिसने भी ये किया है उसे खत्म करने के लिए। और अब कुछ ही देर बाद वो उस जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ पर अभी बहुत सारे नाइट्स थे और कुछ मैजिशियंस भी थे। उन्हें शेल्टर के बारे में पता चल चुका था, इसलिए
लिए उन्होंने तैयारी भी कर ली थी। वो अपने वेपन पर चांदी की परत चढ़ा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद शेल्टर एक वैम्पायर है। वैसे उनका ये शक भी सही था। अब यहाँ पर फाइट के दौरान वो शेल्टर पर कई तरह के मैजिक अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शेल्टर उनके हर अटैक को रोकती जा रही थी। वैसे इतने में उन्होंने किसी खास टेक्निक को तैयार कर दिया था जिसकी उन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। हालांकि शेल्टर किसी तरह से उस अटैक को भी रोकती है, पर तभी उसके करीब एक अजीब सी एनर्जी आती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम टॉम के अंदर एल्बिडो और मोमोंगो को देखते हैं। अभी अचानक से उन्हें शेल्टर की एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी, इस वजह से उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। हालांकि इसका रीजन यह हो सकता है कि शायद शेल्टर मारी जा चुकी है। लेकिन तभी एल्बिडो अपने पास से सभी के नाम निकालती है। जिस डिवाइस में सभी के नाम लिखे हुए हैं उनमें से शेल्टर का नाम रेड कलर में लिखा हुआ था। अब इसका मतलब वो मरी नहीं है, क्योंकि मरने के बाद उनका नाम गायब हो जाएगा, लेकिन वो रेड है। इसका मतलब अब शेल्टर की मेड नहीं है, मतलब वो यहाँ मोमोंगो के ऑर्डर नहीं मानेगी। ये सोचकर मोमोंगो को पहले लग रहा था कि शायद किसी ने माइंड कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल किया है, लेकिन शेल्टर बहुत पावरफुल है, उस पर माइंड कंट्रोल जैसी किसी टेक्निक का इस्तेमाल कर पाना नामुमकिन था। हालांकि अब मोमोंगो को ये भी लगता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि अब शेल्टर को उसके साथ नहीं रहना हो, इसलिए उसने अपने डिसीजन बदल दिया और इसलिए उसका नाम भी रेड कलर में आने लगा। लेकिन इस पर एल्बिडो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सभी लोग मोमोंगो के हर एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। इस चीज पर मोमोंगो कहता है कि उसे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस कारट जानना चाहता है। वैसे भी वो अभी से प्यार करता है, इसलिए अगर कोई भी उसे छोड़कर जाना चाहे तो रीजन बताकर जा सकता है। अब ये सुनकर एल्बिडो कहने लगती है कि अच्छा तो आप मुझे पसंद करते हो, लेकिन मोमोंगो कहता है कि नहीं, मैं सभी सर्वेंट को पसंद करता हूँ। लेकिन एल्बिडो कहने लगती है कि इसका मतलब उसमें भी मैं ही तो हूँ। तो इस पर मोमोंगो अग्री करता है, जो कि एल्बिडो खुश हो जाती है। लड़की क्यूट तो है। वैसे मोमोंगो क्रिस्टल बॉल के अंदर शेल्टर को उसी जगह पर अनकॉन्शियस होकर खड़ा हुआ देखता है जहाँ पर उस पर वो हमला हुआ था। वैसे उसी दौरान उसे नेब्रिल की तरफ से कॉल आता है। वो बताते हैं कि मोमोंगो को गिल्ड में बुलाया है, क्योंकि अभी कुछ टाइम से एक वैम्पायर सभी को परेशान कर रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि उसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाए। अगले सीन में मोमोंगो उस मीटिंग के अंदर आ चुका था जहाँ पर गिल्ड लीडर अभी सभी को सारी सिचुएशन के बारे में बता रहे थे। सभी बहुत ध्यान से बातें सुनते, मोमोंगो भी ध्यान देता है, तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर सिर्फ शेल्टर की ही नहीं, शेल्टर की ही बात चल रही है। वह सब गिल्ड लीडर कहते हैं कि उसे खत्म करने के लिए हम एक टीम तैयार कर रहे हैं जो कि उसे जाकर जान से मार सके, क्योंकि वैम्पायर हमारे लिए बहुत थ्रेट बन चुकी है। अब मोमोंगो तुरंत ही इस बात को बीच में रोकते हुए कहता है कि अगर मैं सही हूँ तो मैं इस वैम्पायर को जानता हूँ। वो एक नकली नाम बताता है और कहता है कि मैं और मेरी टीम बहुत टाइम से इसका पीछा कर रहे हैं, आप ये मिशन मुझे दे दीजिए, मैं उसे मार दूंगा और इसके लिए मेरे पास 8 ईयर का मैजिक क्रिस्टल भी है। ये देखने के बाद वो सभी हैरान थे और यहाँ पर लीडर पूछ रहे थे कि क्या सच में तुम उसे खत्म कर सकते हो। इस पर मोमोंगो कहता है कि हाँ बिल्कुल। वैसे अभी इस चीज में बहुत खतरा था, इसलिए लीडर मोमोंगो को अकेले नहीं जाने देना चाहते थे। वो कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो किसी दूसरी टीम को भी अपने साथ ले जा सकते हो। तभी एक वॉरियर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मैं इसके साथ जाऊंगा। वैसे भी मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब मोमोंगो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे खुद को बचाना होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम वहाँ पर मारे जाओगे। लेकिन अब फिर वो वॉरियर मोमोंगो के साथ जाने की जिद करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वॉरियर एक भीड़ से बंधा हुआ था और उसके साथ जो लोग आए हुए थे, मतलब कि उसके टीम मेंबर्स, वो भी सारे मारे जा चुके थे और उन्हें मोमोंगो और उसके दोस्तों ने मारा है। मोमोंगो कहता है कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब यहाँ पर वो सभी को मार देते हैं। अब इसके बाद वो लोग अपने टॉम में ले जा रहे थे उस पर कुछ रिसर्च करने के लिए, और यहाँ पर एल्बिडो और मोमोंगो अभी शेल्टर के पास चले गए थे उसे देखने के लिए। हालांकि अब यहाँ पर पहुंचने के बाद जब एल्बिडो आंखें पड़ रही थी तब मोमोंगो उसे रोक देता है और कहता है कि आंखें मत पड़ो, क्योंकि इस पर सच में किसी ने पावरफुल माइंड कंट्रोल का यूज किया है। वैसे इसके बाद मोमोंगो तैयार था उस माइंड कंट्रोल टेक्निक को हटाने के लिए। वो तुरंत ही अपने ट्रेजर रिंग को तैयार कर लेता है। वैसे एल्बिडो पूछती है कि सच में ये इस मैजिक को डिसेबल कर पाएगा, जिस पर मोमोंगो हाँ कहता है। ये 10 टियर पावर की रिंग है। वैसे इसके बाद जब वो इसका इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर एक एनर्जी सर्कल क्रिएट होता है, लेकिन इस सर्कल के बाद भी वो मैजिक हटा नहीं था, बल्कि ये सर्कल ही डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो देखने के बाद मोमोंगो हैरान था। वो तुरंत ही एल्बिडो को पकड़ता है और वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए उसे थोड़ा सा दूर ले आता है। यहाँ पर अभी वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि 10 टियर का मैजिक भी शेल्टर के ऊपर काम नहीं किया। अभी यहाँ मोमोंगो को पहली बार इतने गुस्से में देखकर एल्बिडो हैरान थी। हालांकि फिर मोमोंगो ऐसे बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर जिसने भी ये मैजिक यूज किया है उसके पास वर्ल्ड क्लास मैजिक कैसे आया, क्योंकि
मोमोंगो ने जो 10 टियर के मैजिक का इस्तेमाल किया था ये सुपर टियर में आता है, जबकि वर्ल्ड क्लास मैजिक बहुत ही ज्यादा रेयर है। हालांकि मोमोंगो देख पा रहा था कि अब बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, इसलिए वो एल्बिडो से कहते हैं कि तुम टॉम में सिक्योरिटी को बढ़ा दो और साथ ही जो लोग मिशंस पर गए हैं उन्हें भी इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर दो। अब एल्बिडो ऐसा ही करती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अभी टॉम की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था। अब यहाँ टॉम के बाहर भी नजर रखी जा रही थी। वैसे इसके बाद अब सेबस और उस क्रीपी लड़की को देखते हैं, वो भी अभी अपने मिशन पर थे, जिस दौरान सेबस उस क्रीपी लड़की को सारी बातें डिटेल में बताता है। वो कहने लगते हैं कि क्या अब हमें टॉम की तरफ वापस लौटना होगा, जिस पर सेबस कहता है कि नहीं, हमें हमारे मिशन को कंटिन्यू रखने का कहा गया है। वैसे अब वो क्रीपी लड़की कहने लगती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर शेल्टर ऐसा क्यों करेगी, लेकिन इस पर सेबस कहता है कि तुम्हें इस चीज पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, हमें हमारे मिशन पर ध्यान देना होगा, वहाँ पर सब कुछ लॉर्ड संभाल लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वहाँ दूसरी तरफ मोमोंगो एल्बिडो के साथ ट्रेजर रूम में आ गया था। यहाँ अभी उसके साथ में एक उसकी मेड भी थी जिसका नाम यूरी है। अभी यहाँ पर वो वहाँ के ट्रेजर को देखते हैं। एल्बिडो मोमोंगो को थैंक्स कह रही थी क्योंकि मोमोंगो की दी हुई रिंग के बिना यहाँ पर आया नहीं जा सकता। अब तभी मोमोंगो आगे बढ़ता है और सामने लगे गेट के पास आता है। गेट के पास आते ही उस पर कुछ लिखे आने लगा था, जिसके कुछ ही देर में वो गेट ओपन हो जाता है। यहाँ जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी उनके सामने अचानक से एक अजीब सा क्रिएचर आता है। देखकर वो एक सुप्रीम बीइंग लग रहा था। सुप्रीम बीइंग मतलब जैसे कि मोमोंगो है वैसे ही सेम कोई प्रोफेशनल प्लेयर, लेकिन मोमोंगो जानता था कि वो प्लेयर जो सामने है वो असली नहीं है, इसलिए मोमोंगो उनसे कहता है कि तुम असली रूप में आओ। अभी सुनकर एल्बिडो और उस पर हमला करने वाले थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मोमोंगो का कोई दुश्मन है, लेकिन अब वो अपने असली रूप में आता है। इसका नाम पेंडोरा है और ये मोमोंगो का सर्वेंट ही है। यहाँ पर मोमोंगो वर्ल्ड क्लास आइटम के बारे में बात करता है, तो ये सुनते हुए पेंडोरा उसके पास जितनी भी नॉलेज थी वो बताने लगता है। अब वो कुछ एक्स्ट्रा भी बताया जा रहा था जो चीज मोमोंगो को थोड़ी सी अजीब लग रही थी, इसलिए मोमोंगो उसे चुप रहने को कहता है। असल में पेंडोरा का नेचर कुछ ऐसा ही है कि वो अगर बोलना चालू करता है तो वो चुप नहीं होता, लेकिन ये चीज उन दोनों गर्ल्स को भी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो भी गुस्सा कर रहे थे। बाद में मोमोंगो अच्छे से और प्यार से समझाता है, जिसके बाद वो इस तरह से बात करना बंद कर देता है। हालांकि तभी मोमोंगो एल्बिडो से अपनी रिंग यूरी को देने को कहता है। एल्बिडो को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो बात मान लेती है। अब बाद में जब वो इस जगह के अंदर आते हैं तो वहाँ पर आने के बाद वहाँ पर बहुत सारे स्टैचू रखे हुए थे। मोमोंगो बताता है कि ये सभी सुप्रीम बीइंग है, यानी कि ये मोमोंगो के साथ खेलने वाले वो प्रोफेशनल प्लेयर हैं जो मोमोंगो से पहले रिटायर होकर इस गेम को छोड़कर चले गए थे। हालांकि उन्होंने अपने सारे वेपन्स मोमोंगो को दे दिए थे क्योंकि मोमोंगो उनका दोस्त था, इसलिए मोमोंगो ने उनके स्टैचू को उसको कलेक्ट कर रखा है। ये स्टैचू नहीं है, ये एक तरह के वही प्लेयर है, बस वो वापस जा चुके हैं। मोमोंगो को उम्मीद थी कि शायद वो फिर से वापस लौट कर आएंगे, इसलिए उसने सारे स्टैचू यहाँ पर रखे हैं। साथ ही वो एल्बिडो को बताता है कि एक स्टैचू की जगह अभी खाली है जो कि उसने खुद के लिए छोड़ी है। अभी सुनने के बाद एल्बिडो हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि मोमोंगो भी इस गेम को छोड़कर कभी जाएगा, इसलिए वो कहने लगते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं चाहती हूँ कि आप हम सभी पर हमेशा इसी तरह से रूल करते रहो। साथ ही अब वो अपने घुटनों पर आकर मोमोंगो से रिक्वेस्ट कर रही थी, वो रोने भी लगी थी, इसलिए मोमोंगो उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए। वैसे एल्बिडो कहती है कि आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप नहीं जाओगे। इस पर मोमोंगो कहता है कि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। हालांकि एल्बिडो अभी मान नहीं रही थी, इसलिए मोमोंगो उसे समझाता है, देखो अभी सिचुएशन अलग है, शेल्टर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई है और उसे बचाने के लिए हमें एक वर्ल्ड क्लास मैजिक आइटम का इस्तेमाल करना होगा और इसी के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। वो बताता है कि इस खास मैजिक आइटम को लेकर वो खुद वहाँ शेल्टर से फाइट करने के लिए जाएगा। अब इस पर एल्बिडो कहने लगते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि एल्बिडो को कहना ये था कि आपके पास इतने सारे सर्वेंट है तो फिर आप खुद क्यों जा रहे हो, खुद को खतरे में डालने के लिए। इस पर मोमोंगो कहता है कि मुझे नहीं पता कि सच में शेल्टर ही मुझसे फाइट करेगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी का ट्रैप और कोई हमें फंसाना चाहता हो, इसलिए वहाँ पर मैं अपने किसी और सर्वेंट को नहीं भेज सकता, वरना मैं और सर्वेंट को खो दूंगा, इसलिए मैं खुद वहाँ जाऊंगा और लड़ूंगा। हालांकि मोमोंगो ने पहले यहाँ पर रहने का प्रॉमिस नहीं किया था, लेकिन इस बार अब वो वापस से टॉम लौट कर आने का प्रॉमिस करता है, जिस पर एल्बिडो खुश हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमोंगो औरा और मैरी के साथ अब वहाँ टॉम के बाहर आ चुका था। वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर नजर रखना, क्योंकि मुझे डाउट है कि कोई हमारे टॉम पर हमला कर सकता है जब तक मैं शेल्टर को बचाता हूँ। इस पर वो दोनों हाँ करते हैं। हालांकि मोमोंगो अभी सोच रहा था कि आखिर वो
कौन है जिसने वर्ल्ड क्लास मैजिक आइटम का इस्तेमाल किया और आखिर वो हमसे छुप क्यों रहा है। अब इसके बाद मोमोंगो वहाँ से चला गया था। अगले सीन में हम एल्बिडो को देखते हैं जो कि अब मोमोंगो के ही एक दूसरे सर्वेंट सेल्टस के साथ बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर डैमरू आता है और पूछने लगता है कि आखिर लॉर्ड कहाँ पर है। इस चीज पर एल्बिडो बताते कि वो कहाँ गया है और कहते हैं कि तुम लोगों ने उन्हें अकेले क्यों जाने दिया, वहाँ कितना खतरा है। लेकिन एल्बिडो कहते हैं कि हम उन पर भरोसा रखना चाहिए, वो वापस जरूर आएंगे और उन्होंने मुझे प्रॉमिस करा था। इस पर डैमरू कहता है कि ये सिर्फ प्रॉमिस की बात नहीं है, लेकिन हम उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते, हमें तो हमारे ओपोनेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसके बाद अब वो उठकर वहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी सेल्टस उसे रोक देता है और एल्बिडो भी उससे समझाती है कि हमें हमारे लॉर्ड पर भरोसा रखना चाहिए। अभी सुनने के बाद डैमरू भी वहाँ बैठ जाता है और वो लोग पोर्टल के थ्रू मोमोंगो को देखने लगते हैं। हम देखते हैं कि मोमोंगो अब उस जगह पर पहुंच चुका था। हालांकि वो यहाँ पर आते ही शेल्टर पर हमला करना शुरू नहीं करता, क्योंकि शेल्टर आज भी वैसे ही खड़ी हुई थी जैसे वो पहले खड़ी थी, यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं रही थी। ये चीज मोमोंगो को थोड़ी सी अजीब लगती है। वैसे इसके बाद अब वो लोग उसे चैलेंज करते हैं जिससे कि वो फाइट करना शुरू करे, लेकिन शेल्टर मोमोंगो की किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। अब मोमोंगो उसे देखने के लिए नकली में ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो हमला कर रहा है, लेकिन फिर भी शेल्टर जगह से नहीं हिलती। मोमोंगो समझ जाता है कि उसे सीरियसली अटैक करना होगा। वैसे मोमोंगो का प्लान असल में ये है कि वो शेल्टर को खत्म कर देगा और बाद में किसी खास टेक्निक की मदद से उसे फिर से जिंदा कर देगा। अब उसे नहीं पता कि इस चीज में वो कामयाब होने वाला है कि नहीं, पर शेल्टर को बचाने का अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अब वो अपने सभी पावरफुल स्पेल को एक्टिवेट करता है। साथ ही उसने अब एक बेल्ट निकाल कर भी अपने हाथ में पहन ली थी और इसके साथ साथ वो स्टिक भी निकाल कर अपने कपड़ों में रख लेता है। अब ये सब किसी तरह से उसके प्लान का ही एक हिस्सा था। वैसे अब इसके बाद वो हमला करता है और वहाँ पर एक बहुत ही तेज धमाका होता है। धमाके के बाद वो जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन हम देखते हैं कि अब शेल्टर बात करने लगी थी। वो कहती है कि चलो अच्छा है, तुम बहुत टाइम बाद कोई ऐसा है जो कि ताकतवर है, तुमसे लड़ने में मुझे मजा आएगा। वैसे अब इसी दौरान मोमोंगो उससे पूछता है कि आखिर अब तुम्हारा मास्टर कौन है। ये सुनकर शेल्टर कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। हालांकि फिर वो सोचते हैं कि आखिर वो मोमोंगो पर हमला क्यों करना चाहती है, लेकिन उसे बस इतना याद आता है कि उसे किसी भी तरह से मोमोंगो को हराना है, इसलिए अब वो आगे बढ़कर हमला करने लगी थी। लेकिन तभी वहाँ पर धमाके होते हैं। मोमोंगो बताता है कि उसने यहाँ पर बहुत सारी माइंस और ट्रैप बिछा रखे हैं, इसलिए अगर शेल्टर आगे बढ़कर हमला करना चाहती है तो उसे थोड़ा संभल कर रहना होगा। और इतना कहते हुए मोमोंगो भी उसके ऊपर कई तरह के अटैक कर देता है, लेकिन शेल्टर उसके हर एक अटैक को रोकती जा रही थी। अब वो वहाँ हवा में आ गई थी। मोमोंगो कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ट्रैप से बचना है तो तुम्हें हवा में ही रहना पड़ेगा। वैसे इसी दौरान मोमोंगो उस पर और भी अटैक करता है, लेकिन शेल्टर टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करती है। पर मोमोंगो इससे भी ज्यादा फास्ट था। वो शेल्टर जहाँ भी टेलीपोर्ट होकर जा रही थी, मोमोंगो पहले ही वहाँ पर अटैक कर देता है, लेकिन शेल्टर रुकती नहीं है। वो बार बार टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल करती है। मोमोंगो हैरान था क्योंकि पहले उसने शेल्टर को कभी टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था। वैसे अभी यहाँ पर शेल्टर मोमोंगो के ऊपर स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसकी एनर्जी को चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि मोमोंगो के पास अभी बहुत ही ज्यादा एनर्जी बची हुई है। लेकिन इसके बाद अब वो होली मैजिक का इस्तेमाल करने लगी थी। वो होली मैजिक से कई सारे स्पीयर क्रिएट कर मोमोंगो के ऊपर हमला करती है, जो कि मोमोंगो को लग भी जाते हैं, लेकिन मोमोंगो ने हार नहीं मानी थी। पर तभी शेल्टर कहती है कि तुम मास्टर पेरोनिज्मा के पावर के सामने कुछ भी नहीं हो। ये सुनने के बाद मोमोंगो समझ जाता है कि जो अभी शेल्टर को कंट्रोल कर रहा है उसका नाम पेरोनिज्मा है और उसी ने ये माइंड कंट्रोल स्पेल का इस्तेमाल किया है। वैसे अब यहाँ पर शेल्टर फिर से वही स्पेयर क्रिएट कर मोमोंगो के ऊपर हमला करती है और उसी दौरान मोमोंगो भी उस पर हमला करता है। दोनों को ही ये अटैक लगता है और दोनों को ही डैमेज पहुंचता है। पर शेल्टर जब फिर से अपने मैजिक पावर के इस्तेमाल कर देखती है तो उसे पता चलता है कि मोमोंगो के पास अब उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं बची हुई है जितनी शुरुआत में बची हुई थी। अब उसी दौरान शेल्टर फ्लेम अटैक से मोमोंगो पर हमला करती है और यहाँ मोमोंगो भी अपने किसी अटैक का इस्तेमाल करता है। दोनों के अटैक एक दूसरे को टकराते हैं, लेकिन मोमोंगो को उस फ्लेम अटैक से कुछ नहीं होता। इस पर शेल्टर कहने लगती है कि लगता है कि तुमने खुद को फायर रेसिस्टेंस बना दिया है, मतलब अब तुम्हें आग से कुछ नहीं होता। मोमोंगो कहता है कि हाँ, हमें अपनी कमजोरी पर काम करना चाहिए। अभी सुनकर शेल्टर फिर से होली मैजिक का इस्तेमाल करने लगी थी। ये होली मैजिक का इस्तेमाल करते हुए हमला करती है और यहाँ मोमोंगो भी शेल्टर की तरफ हमला करता है। दोनों के अटैक टकराते हैं। हालांकि शेल्टर को भी डैमेज पहुंचता है, लेकिन वो खुश इस बात से थी कि मोमोंगो को भी डैमेज पहुंचता है और वो हंस भी रही थी। वैसे वहाँ दूसरी तरफ टॉम के अंदर डैमरो को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए
सेल्टस उसे बताता है कि मोमोंगो जिस कपड़े को पहने हुए है वो सिर्फ फायर से उसे बचा सकता है, लेकिन अभी बाकी अटैक उस पर असर होंगे। अब यही सेम चीज मोमोंगो भी समझ चुका था, इसलिए वो खुद को बचाने का ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन शेल्टर इसके बारे में जानती थी, इसलिए वो कहती है कि लगता है अब तुम प्रोटेक्शन स्पेल का इस्तेमाल करोगे, इसलिए मुझे फिजिकल अटैक का ध्यान देना चाहिए। मोमोंगो कहने लगता है कि ये लड़ाई मेरे लिए इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में बहुत चीजें पता है। इस पर शेल्टर कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मोमोंगो कहता है नहीं, मैं तुम्हारा लीडर हूँ, इसलिए ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें बचाऊं। हालांकि अब इसके बाद दोनों में फाइट शुरू होती है। शेल्टर टोर्नेडो क्रिएट करते हुए मोमोंगो की तरफ बढ़ा रही थी और वो अचानक से मोमोंगो की बॉडी से अपनी वो खास स्पेयर घुसा देती है, लेकिन मोमोंगो अचानक से पीछे आ गया था। ये सिर्फ इल्यूजन मैजिक था और साथ ही अब वो अपने सामने स्केलेटन से बनी हुई एक दीवार खड़ी करता है और शेल्टर को रोक लेता है, जिसकी वजह से शेल्टर को वहां से पीछे आना पड़ा था। अब वो एक दूसरे पर और भी कई सारे स्पेल से हमला करते हैं। मोमोंगो शुरुआत में कोशिश कर रहा था कि वो शेल्टर से दूर रहे, जिससे कि शेल्टर कोई भी फिजिकल अटैक उसके ऊपर ना कर पाए। हालांकि अब शेल्टर भी थकने लगी थी, लेकिन वो खुश थी कि वो मोमोंगो को इस सिचुएशन तक ले आई कि मोमोंगो को उससे बचते हुए पीछे हटना पड़ रहा है। वैसे अब वो खुद को हील करने के लिए पहले अपना एक व्हाइट क्लोन क्रिएट करती है और उस मोमोंगो पर हमला करने के लिए भेज देती है। अब मोमोंगो यहाँ पर बिल्कुल भी रुक पाता या फिर कुछ सोच भी पाता, इससे पहले ही वो व्हाइट शेल्टर सामने आ गई थी और उस पर हमला करने लगी थी। उसी दौरान यहाँ दूसरी रियल वाली शेल्टर कुछ मॉन्स्टर भी क्रिएट करती है, जिन्हें वो खुद ही मारकर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती जा रही थी, जिससे कि वो अपनी एनर्जी को बढ़ा पाए। लेकिन अब इस तरफ मोमोंगो अपने एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वहाँ इतनी तेज धमाका होता है कि हर तरफ रेत ही रेत फैल गई थी। असल में वो जो भी चीज वहाँ से आई थी वो अब चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिनमें वो क्लोन भी थी। हालांकि शेल्टर को भी अभी ज्यादा चोट नहीं आई थी, वो हंस रही थी क्योंकि उसने अपने मॉन्स्टर को मारकर अपनी बहुत सारी एनर्जी रिकवर कर ली। वो कहते हैं कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, लेकिन वो मोमोंगो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतनी देर से मैं तुम्हें हराने के लिए लड़ रहा था। मोमोंगो बताता है कि अभी तक वो सिर्फ उसे बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि वो जानता है कि वो जो भी शेल्टर को कंट्रोल कर रहा है उसकी नजर तो होगी। और मोमोंगो ने अपनी सारी फेक एनर्जी उसे बताई, जबकि होली मैजिक से मोमोंगो को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे सच में चोट आ रही हो। साथ ही वो अपनी एचपी यानी कि अपनी हेल्थ और साथ ही साथ अपनी एनर्जी भी उसे फेक बता रहा था, जिससे कि पता ही ना चले कि मोमोंगो पर कौन सा अटैक काम करता है और कौन सा नहीं। मोमोंगो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद मोमोंगो अपने आर्मर को बाहर निकालता है। ये होली चैंपियन आर्मर था जो कि सबसे ताकतवर ही पहन सकता है। ये बात हमें डैमरू और सेल्टस से पता चलती है। वो सभी अभी बहुत खुश थे क्योंकि उनका जो लॉर्ड है मतलब कि मोमोंगो बहुत ही ताकतवर है। अब इस तरफ हम देखते हैं कि मोमोंगो अपने एक स्पेशल तलवार भी निकालता है, जिसे देखने के बाद शेल्टर हैरान थी। मोमोंगो उसके अटैक से शेल्टर का लेफ्ट हाथ काट देता है। अब शेल्टर के पास सिर्फ एक ही हाथ था और उससे लड़ पाना बहुत मुश्किल था। मोमोंगो उस पर हमला कर रहा था, शेल्टर अटैक रोक तो रही थी, लेकिन ये बहुत मुश्किल पड़ रहा था। और उसी दौरान मोमोंगो अपने एक और खास वेपन को निकालते हुए हमला करता है, जिसकी वजह से शेल्टर दूर फिक गई थी। अब वो संभल पाए उससे पहले ही मोमोंगो पेरोनिस्मा का भी एक वेपन निकालता है, जो कि उसके पास ना जाने कहां से आया, पर वो उसके हमले से शेल्टर को फिर से दूर हटा देती है। वो अभी कई तरह के वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर थे। असल में रेयर वेपन उसे बहुत पहले उन प्लेयर्स ने दिए थे जो कि उसके साथ खेला करते थे। अभी जब वो एक वेपन को निकालता है जिसका नाम ब्लड सकिंग स्पेयर है, तो उसे देखते ही शेल्टर क्लोज रेंज से फाइट करना शुरू कर देती है। अभी देखते हुए वहाँ सेल्टस डैमरू से कह रहा था कि लड़ाई खत्म हो चुकी है और मोमोंगो जीत चुका है। वो ऐसा यही कह रहा था कि लॉर्ड जीत चुके हैं। डैमरू कहता है कि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, वो दोनों अभी फाइट कर रहे हैं। पर सेल्टस कहता है कि नहीं, शेल्टर ने डिफेंस छोड़ दिया है, अब वो फिर से लड़ने पर ध्यान दे रही है और ऐसे में बिल्कुल नहीं जीत सकती। अब इसके बाद हम फिर से फाइट के दौरान आते हैं, जहां हम देखते हैं कि अभी वो एक दूसरे के अटैक्स को रोक रहे थे। उसी दौरान मोमोंगो के हाथ में लगी हुई उस बेल्ट से आवाज आती है कि टाइम पूरा हो चुका है। मोमोंगो कहता है कि चलो अब ये फाइट खत्म होती है, लेकिन शेल्टर को कुछ भी समझ में नहीं आया था। मोमोंगो बताता है कि वो शेल्टर को खत्म करने के लिए उस खास मैजिक का इस्तेमाल करने वाला है, जिसके लिए टाइम लगता है। इसलिए मोमोंगो ने शुरुआत में वो बेल्ट पहन लिया था और उसे एक्टिवेट कर दिया था। अब वो पूरी तरह से चार्ज हो चुका है और मोमोंगो उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब जब वहाँ पर वो फॉर्मेशन क्रिएट होता है जो कि मोमोंगो ने उस सुपर टियर मैजिक के इस्तेमाल से क्रिएट किया था, तो उसे देखकर शेल्टर हंसने लगती है और कहती है कि इससे पूरा होने में तो बहुत टाइम लगेगा, तुम बेवकूफ
बेवकूफ हो जो इसका इस्तेमाल कर रहे हो। पर मोमोंगो तुरंत ही अपने हाथ में एक स्टिक निकालता है और कहता है कि ये तुम्हारी गलती है जो तुम मुझे बेवकूफ मानती हो। अब वो उस स्टिक को ब्रेक करने लगता है। ये खास स्टिक जो कि टाइम को बहुत ही तेजी से चला देता है, लेकिन ये बाकी ऊपर काम नहीं करती, ये सिर्फ स्पेल पर काम करती है। अभी देखते हुए शेल्टर तुरंत ही हमला करने लगी थी जिससे कि वो मोमोंगो को रोक पाए, लेकिन तभी उसे अचानक से पीछे से कोई एनर्जी महसूस होती है और वो घबरा जाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन इतने में ही मोमोंगो ने वो स्टिक ब्रेक कर दी थी जिससे टाइम स्पीड में आ जाता है और वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर वहाँ पर एक धमाका कर देता है। दूसरी तरफ हम वहाँ पर ऑरा और मैरी को देखते हैं। औरा कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। मैरी पूछती है कि क्या हुआ, हमें तो मास्टर ने यहीं पर रुकने को कहा था, लेकिन इस पर औरा कहता है कि फाइट पूरी हो चुकी है और मास्टर जीत गए हैं। अब इसके बाद अब वो टॉम के अंदर आ गए थे जहाँ पर कुछ ही देर में मोमोंगो भी आ जाता है। उन सभी की जीत हो चुकी थी, लेकिन अब बारी है उस खास प्रोसेस को स्टार्ट करने की जिससे कि शेल्टर वापस आ पाएगी। हालांकि उसे स्टार्ट करने में पहले डैमरो मोमोंगो से कहता है कि अगली बार से आप ऐसा कोई डिसीजन नहीं लोगे। वो ये कह रहा था कि मोमोंगो अगली बार से अकेला इस तरह से किसी मिशन पर नहीं जाएगा क्योंकि ऐसे में उसे बहुत खतरा है। इस पर मोमोंगो उसे और बाकियों को थैंक्स कहता है उसकी इतनी चिंता करने के लिए। हालांकि इसके बाद अब वो प्रोसेस स्टार्ट करता है। कमाल की बात यह थी कि शेल्टर को वापस लाने के लिए उन्हें 500 मिलियन गोल्ड कॉइन की जरूरत पड़ेगी जो कि मोमोंगो के पास है। वो उस पूरे सोने को पिघलाकर पूरी प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं और जब प्रोसेस पूरी हो जाती है तो शेल्टर सामने आती है। हालांकि फिर मोमोंगो आगे बढ़कर उसके ऊपर कुछ कपड़े डाल देता है क्योंकि वो बिना कपड़े की आई थी। इसके बाद अब मोमोंगो उसे उठाता है और तभी शेल्टर को होश आ जाता है। मोमोंगो उससे माफी मांग रहा था कि मुझे माफ कर दो कि मैं खतरे को नहीं जान पाया। हालांकि शेल्टर कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई गलती करो। अब वो सभी खुश थे कि शेल्टर ठीक हो चुकी है। हालांकि वो उससे पूछते हैं कि वो ठीक तो है क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उसने बहुत सारे पावरफुल अटैक्स को झेला था, लेकिन शेल्टर अपनी बॉडी में कुछ अलग नहीं लग रहा था। उसकी एनर्जी पहले की तरह पूरी थी। हालांकि वो बस नीचे की तरफ देखती है और कहते हैं कि शायद मेरी आंखें छोटी हो चुकी, जिस पर वो सभी हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि जब मोमोंगो यहाँ पर हो तो उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे मोमोंगो उन सभी को हंसते हुए देख अपने पुराने टीममेट्स को याद कर रहा था। वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि अब वो सभी जा चुके हैं। वैसे एल्बिडो इस चीज को नोटिस करती है और उसे लगता है कि शायद मोमोंगो शेल्टर से कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कहने लगती है कि अगर आप इसे डांटना चाहते हो तो डांट सकते हो, इसने बहुत बड़ी गलती की है। बाकी सभी भी ये कह रहे थे कि आपको उसे डांटना चाहिए क्योंकि इसने हम सभी को प्रॉब्लम में डाला था। हालांकि मोमोंगो उस पर चिल्लाता नहीं है, बल्कि वो बस यही कहता है कि गलती मेरी है क्योंकि मैंने सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट कर रखा था। मुझे अब और भी कई सारी चीजें करनी होगी जिससे हम हमारे टॉम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाए। हालांकि वो यहाँ पर कहता है कि हम अनडेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनडेड का मतलब ज़ॉम्बी भी होते हैं, उनके थ्रू वो एक अच्छी आर्मी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एल्बिडो कहती है कि ये कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं होते, उनकी जगह हम दूसरे बीस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी अभी कुछ ही टाइम पहले मुझे लिजर्ड बीस्ट के गाँव के बारे में पता चला है, हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर उनकी हेल्प ले सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक नाइट सोल्जर को देखते हैं। वो अभी इस वक्त कुछ प्रीस्ट के सामने खड़ा हुआ था और उन्हें बता रहा था कि जिस लेडी ने माइंड कंट्रोलिंग का इस्तेमाल किया था उस वैम्पायर के ऊपर वो इंजर्ड हो चुकी है क्योंकि उस वैम्पायर ने उस स्पेल को पूरी तरह से फॉर्म होने से पहले उस लेडी पर हमला कर दिया था। इसलिए उन लोगों को वहां से वापस लौटकर आना पड़ा। वैसे इसके बाद हम इनक्वेरा और उसकी वो दादी को देखते हैं। वो अभी गांव की तरफ जा रहे थे जहां उनकी मुलाकात एंड्री से होती है। साथ ही वहां पर वो रेड हेयर वाली लड़की भी खड़ी हुई थी। वो अभी उनके वेलकम करती है और बताते हैं कि मोमोंगो ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो अब से उनका ही ख्याल रखे और उसे अब मिशन पर जाने की जरूरत नहीं, इसलिए उसने मोमोंगो की बात मान ली। अब इसके बाद हम ब्राइन और स्टोन ऑफ को देखते हैं। वैसे अभी स्टोन ऑफ तो बारिश में कहीं जा रहा था, लेकिन उसी दौरान उसकी नजर वहाँ एक सुनसान गली पर पड़ती है जहाँ पर ब्राइन बैठा हुआ था। हालांकि ब्राइन ने जब उसे वैम्पायर को देखा तब से ही वो बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो यहाँ पर छुपा हुआ था। हालांकि उसे उस वैम्पायर के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो शेल्टर है। अब सीन चेंज होता है और हम सर्विस को देखते हैं जो कि अभी उस क्रीपी लड़की के साथ एक होटल में था अपने मिशन के दौरान। यहाँ पर वो और भी कई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। उसी दौरान वो बाहर बारिश होते हुए देखता है। अब एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हम मोमोंगो और नेब्रिल को देखते हैं जो कि अभी एक बार फिर से उसी गेट के अंदर एंट्री ले रहे थे। हालांकि अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हैं। नेब्रिल को सब एक एंजल मानते हैं और मोमोंगो को बहुत पावरफुल वॉरियर। वैसे अब मोमोंगो जब वहाँ रिसेप्शनिस्ट के पास आकर अपने अगले मिशन के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं कि आपके बराबर हमारे पास कोई भी मिशन नहीं है, इसलिए हम आपको कोई मिशन नहीं दे सकते। हालांकि उसी दौरान उसे एक कॉल आता है जो कि गिल्ड लीडर की तरफ से था और वो मोमोंगो को बुला रहे थे। लगता है कि कोई बड़ा मिशन है, लेकिन अब ये पार्ट यहीं पर एंड होता है और इसके अगले पार्ट के लिए आपको इस वीडियो पर 1 मिलियन लाइक्स करने होंगे।